फास्टिंग से हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक फाइबर, एक प्रोटीन और एक हेल्दी फैट्स। चाय तो आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों, हम रह ही नहीं सकते, फेवरेट नशा है चाय। सेहत पर क्या असर पड़ सकता है और क्या डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ सकती हैं अफ्तारी तक? आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है ना वो चाय ख़त्म कर दें या पराठे ना खाएँ, आप ये ना खाएँ। आप उसके साथ क्या पेयर अप कर रहे हैं, इस पे बात करनी चाहिए। सहरी में भी मैंने देखा है पराठे बना लिए जाते हैं, ये ठीक रहेगा? फास्टिंग इतने सारे घंटों में हम भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरी होनी चाहिए जो एक मील हम सहरी के तौर पे ले रहे हैं। कोई हल है? पकोड़ों के अलावा भी हम कोई और चीज़ ले सकते हैं या? अगर आपको पकोड़े समोसे लेने हैं आप लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ की ओवर ईटिंग करें। और अफ्तार में ना मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक साथ ना खाएं। अभी अफ्तारी हजम नहीं हुई होती और उसके बाद हम सहरी भी कर लेते हैं। अफ्तारी जो हजम नहीं होती है वो जो आपने खाया होता है ना वो उस वजह से हजम नहीं हुई होती है कि सब कुछ ही फ्राइड ले लिया होता है। फ्रोज़न फ्रूट्स की तरफ जाना ठीक है? इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। रमज़ान के अलावा भी हम यूजुअली रिकमेंड नहीं करते हैं कि आपने प्रोसेस मीट्स या प्रोसेस फूड नहीं लेने हैं। कौन सा टाइम है जिसमें हम वर्जिश और जिम जो है वो जा सकते हैं? अफ्तार के घंटे 2 घंटे बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होते हैं मोस्टली रमज़ान में, तो हमारी डाइट के साथ साथ इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर? अगर आपने सहरी तक जागना है, ज़बरदस्ती जाग रहे हैं, आपसे नींद कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर भी तो ये तो ज़्यादती है ना अपनी बॉडी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मजाज डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान एमन महबूब। नाज़रीन, आज एक और पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। रमज़ान का महीना जो है वो स्टार्ट होने वाला है। नाज़रीन, जब रमज़ान की बात आती है तो रहमतें होती हैं, बरकतें होती हैं, इबादत होती हैं जो हम बहुत ही खुश उसलूबी से, और हर इंसान, हर मुसलमान जो है वो रमज़ान के महीने का वेट करता है। लेकिन जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो सहर और अफ्तार, और सहर और अफ्तार में जो है वो हम अपने दस्तरख़्वान को याद करते हैं। जब तो हम अच्छे अच्छे मज़ेदार पकवानों को भी याद करते हैं कि सहरी ऐसी होनी चाहिए, अफ्तारी ऐसी होनी चाहिए। पूरे साल के बाद जब हम रमज़ान में फ़ास्टिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चेंजेस होती हैं जिससे हमारी हेल्थ के ऊपर भी असर पड़ता है, और उस दौरान हम जिस तरह की डाइट लेंगे, जिस तरह की ग़िज़ाइयत हमारी होगी, वो बहुत मैटर करती है। और एज़ यूजुअल ना सिर्फ मुझे लगता है शायद पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली जो पकोड़ाज़ हैं वो तो रमज़ान के हमारा जो है वो फेवरेट और मेन और मैंडेटरी जो है वो आप इंग्रेडिएंट कह सकते हैं या खाना कह सकते हैं कि जो हमारे दस्तरख़्वान पे अगर मौजूद ना हो तो हमें लगता है कि हमारा जो रमज़ान है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इसी पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर महानूर मौजूद हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हम डिस्कस करेंगे कि रमज़ान के महीने में हमें किस तरह से जो है वो अपनी टेबल सजानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, सहरी में क्या होना चाहिए, इफ्तारी में क्या होना चाहिए, ऐसी क्या चीज़ें हमें सहरी में इस्तेमाल करनी चाहिए जिसके बाद हम पूरा दिन फास्टिंग करते हुए हमें कोई मुश्किलात या कुछ इस तरह की डिज़ीनेस या कोई ऐसी सख्त परेशानी ना फेस करनी पड़े। तो महानूर से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो महानूर, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू आपके वक्त के लिए। महानूर, आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, आपका एक बड़ा तजर्बा है इस फील्ड में। आप एनजीओज़ के साथ भी काम कर रही हैं और आप एज अ काउंसलर भी काम कर रही हैं ऑर्फनेजेस में। आप इस पे काफ़ी बात करती हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। और जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि रमज़ान से हम सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन की दूरी पर हैं। जब रमज़ान की बात आती है तो सबसे पहला जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि हम सोचते हैं कि अब रमज़ान आने वाला है, खैर है अभी खा लो, आगे हमने फ़ास्टिंग करनी है तो सब नॉर्मल हो जाएगा। ख़वातीन में बड़ा ये रुझान है कि वो समझती हैं कि रमज़ान में जो है वो हमारा वेट लॉस हो सकता है, हम आराम से अच्छा सा एक प्लान बनाएँगे और वज़न कम करेंगे। तो इस बात में कितनी सदाकत है कि रमज़ान में सच में वज़न कम होता है या ये जस्ट मिथ है? क्योंकि मुझे फ़ील होता है पर्सनली कि रमज़ान में फ़ास्टिंग के दौरान वैसे हमारा वज़न और बढ़ जाता है। तो असल में भी वज़न कम होता है या बस वैसे ये हमारी एक सोच है कि हम वज़न कम कर लेंगे रमज़ान में? देखिए, बेसिकली पैटर्न पे मैटर हुँ, करता है कि अगर आपका वज़न जो है वो कम होगा हुँ। या मज़ीद बढ़ जाएगा। जैसे अच्छा, आपने मुझे कहा कि रमज़ान से पहले जो है लोग ये करते हैं कि जी अभी खा लो, और बट रमज़ान में जो है वो फ़ास्टिंग पे ऐसे ही सारी जो है। है ना वो हम लोग कर लेंगे वेट हाँ। लॉस। तो इसमें यहाँ पे मैं डिसएग्री इस चीज़ पे करती हूँ कि रमज़ान से पहले बजाय इसके कि आप ज़्यादा खाना शुरू कर दें, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए उस हुँ, फ़ास्टिंग पीरियड की। जैसे अगर सही। आप कैफ़ीन एडिक्टेड हैं, तो हुँ, आप कैफ़ीन को आहिस्ता-आहिस्ता रमज़ान
रमज़ान से पहले रिड्यूस करना शुरू करें, ताकि रमज़ान आने तक आपकी बॉडी को एकदम से शॉक ना लगे कि आप इतने घंटों के लिए फास्टिंग पे जा रहे हैं, राइट? और जहाँ तक वेट लॉस की बात है या वेट गेन की बात है, तो इट कम्प्लीटली डिपेंडेंट कि आप जो है वो सहरी में क्या ले रहे हैं, इफ्तार में क्या ले रहे हैं, और इफ्तार के बाद आप कितना खा रहे हैं, बजाय इसके कि वो जो फास्टिंग वाला पीरियड था कि उसमें आपका जो है वो बॉडी आपके फैट को रिड्यूस करती और आपका वाकई जो है वो वेट लॉस पे आपकी बॉडी जाती, उसके बजाय आपकी बॉडी वेट गेन करी है क्योंकि आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं इन दैट मोमेंट जब आप खाना खा रहे हैं फास्टिंग के बाद। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द पैटर्न एंड द चॉइसेस ऑफ फूड। वेट गेन की ये मेन चीज़ है कि ऑब्वियसली जैसे आपने शुरू में भी बताया कि फ्राइड फूड, ठीक है, हमारा तो कल्चरल पैटर्न है, ट्रेडिशनल फूड इज़ पकौड़ा समोसा और ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें आप नॉर्मली इतना नहीं खाते जितना रमज़ान में खाते हैं। तो वट एवर यू आर कंज्यूमिंग इन रमज़ान एंड हाउ मच यू आर कंज्यूमिंग, दिस इज़ बेसिकली कि आपका वेट लॉस होता है या गेन होता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। चाय आपने कैफ़ीन की बात की और चाय तो आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों हम रह ही नहीं सकते, फ़ेवरेट नशा है चाय। मेरी मदर खुद जो हैं वो जब तक सुबह नाश्ते में चाय ना लें उनका दिन नहीं गुज़रता। तो रमज़ान में अगर हम सहरी में चाय लेते हैं तो हम तो कैफ़ीन ले रहे हैं अपने अंदर। उसके बाद जब हम फ़ास्टिंग करेंगे पूरा दिन तो सेहत पर क्या असर पड़ सकता है और क्या डिफ़िकल्टीज़ हमें फ़ेस करनी पड़ सकती हैं इफ्तारी तक? देखिए, कैफ़ीन की जहाँ तक बात है या चाय की बात कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको मैं ये कहूँगी कि आप चाय या कॉफ़ी लेना ही बंद कर दें, ठीक है? आप सहरी में चाय ले सकते हैं, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप उसके साथ क्या पेयर कर रहे हैं, आप उसके साथ क्या ले रहे हैं। आप चाय लें, बेशक लें, लेकिन आपको उसके साथ जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी आपकी हो रही है कि आप उस फास्टिंग पीरियड में जा सकते हैं, आपकी बॉडी डिज़ीनेस में नहीं आएगी, आपको कमज़ोरी नहीं होगी, आपको सडन हेडेक्स नहीं होंगे। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप जो है ना वो चाय ख़त्म कर दें या पराठे ना खाएँ, आप ये ना खाएँ। आप उसके साथ क्या पेयर अप कर रहे हैं, इस पे बात करनी चाहिए। आप चाय ले रहे हैं, बेशक लें, लेकिन सहरी की जहाँ तक बात है, उसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। एक फाइबर, एक प्रोटीन और एक हेल्दी फैट्स। अगर ये 3 चीज़ें आप सहरी में लेते हैं, उसके साथ आप बेशक चाय लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 3 चीज़ें आपकी सहरी की बेस होनी चाहिए। इस पे अगर आपकी सहरी डिपेंड करेगी तो थ्रू आउट द फास्टिंग पीरियड आपको कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको एसिडिटी नहीं होगी, आपको जो है कोई हेडेक्स नहीं होंगे, कोई वीकनेस नहीं होगी, क्योंकि चाय और ऑयली फूड्स और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं दैट कैन क्रिएट एसिडिटी और हार्ट बर्न वगैरह, ठीक है? तो इसीलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि आप जो भी उसके साथ ले रहे हैं वो इस तरह की मील हो कि आपको ये सारी चीज़ें फास्टिंग पीरियड में फेस ना करनी पड़े। सही। तो आपने कहा 3 चीज़ें आपने मेन बताई ना, फाइबर, फैट्स और प्रोटीन। तो हम अगर अपने पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर तो नाश्ते में आपको पता है क्या-क्या चलता है। पराठे चलते हैं, साथ में सालन रात का कोई हो तो वो गरम कर लिया जाता है। अब सहरी में भी मैंने देखा है कि नॉर्मल हम अपने घरों में भी देखते हैं कि नॉर्मल रूटीन से ही होती हैं कि पराठे बना लिए जाते हैं। तो अगर वहाँ पे हम पराठे खा रहे हैं, इस तरह का हेवी फूड ले रहे हैं, तो ये ठीक रहेगा? क्योंकि नॉर्मली यही लिया जाता है। हुँ। देखिए, पराठे की जहाँ तक बात है तो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ फ्लावर जो हम पराठे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? होल व्हीट जो चक्की का आटा होता है, हम रिकमेंड करते हैं कि आप वो यूज़ करें। अदर दैन कि किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, कोई सीलिएक डिज़ीज़ेज़ वगैरह हैं, उसमें फिर दूसरे अल्टरनेटिव्स पे जाते हैं। लेकिन अगर आप होल व्हीट का पराठा खा रहे हैं, आप बेशक खाएँ, लेकिन उसमें जो उसको बनाते हुए जो ऑयल की मिकदार है, उसे कम रखें, कम से कम रखें, ठीक है? अब पराठे के साथ आपको सालन खाना है तो ये ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, ठीक है? घर का बना हुआ है, उसमें भी थोड़ा ऑयल कम रखें, ठीक है? उस सालन में ये डिपेंड करता है कि आप वो चिकन का बना रहे हैं या दाल है या जो भी सब्ज़ी वगैरह है, ठीक है? क्योंकि देखिए प्रोटीन जो है ना वो बहुत मेन होता है। अगर आप पराठे के साथ कोई चिकन का सालन खा रहे हैं, उसमें ऑयल बिल्कुल कम हो, आप वो ले सकते हैं, प्रोटीन आपको चिकन से मिल जाएगा। नहीं तो आप कोई अंडा ले सकते हैं, बॉइल्ड एग हो गया, कोई ऑमलेट हो गया, उसको भी लेस ऑयल में बनाया जा सकता है या ऑलिव ऑयल में बनाया जा सकता है। ऑलिव ऑयल इज़ वन ऑफ द हेल्दी फैट्स जो मैंने थर्ड कैटेगरी आपको बताई। इसके साथ आप नट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स तो बहुत मेन चीज़ है, ठीक है? फ्रूट्स ले सकते हैं, फिर कोई सैलेड ले सकते हैं साथ में। आप जो भी खा रहे हैं ना, जो आपकी मेन मील है, उसके साथ आपने चीज़ों को पेयर अप करना है। एक प्रॉपर मील पैटर्न बनाना है कि आपकी बॉडी की वो सारे जो फूड ग्रुप्स हमें रिक्वायर्ड हैं पर डे या पर मील, वो पूरे हो रहे हों।
क्योंकि फास्टिंग इतने सारे घंटों में हम भूखे रहते हैं, तो हमारी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें पूरी होनी चाहिए जो एक मील हम सहरी के तौर पे ले रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट तो वर्क्स। डॉक्टर मानूर जो है वो अप्रूव कर रही हैं हमारी ऑडियंस के लिए, जो है वो सहरी में चाय भी अप्रूव किया आपने, और पराठा भी ले सकते हैं लेकिन लेस ऑयल, और ऑलिव ऑयल में लें आप तो वो ज़्यादा बेटर है। हो सकता है, हाँ, अप्रूव्ड है? हाँ, हो सकता है, लेकिन वही बात है, उसके साथ और चीज़ें भी आपने हाँ, बैलेंस रखनी है। सही। तो जहाँ हमने सहरी की तो बात कर ली और उसके बाद हमने देख लिया कि ठीक है हम पूरा दिन गुजारेंगे। अब पूरा दिन फास्टिंग के बाद जब अफ्तारी की बारी आती है, तो अफ्तारी में जैसे सर से मैंने इंट्रो में भी कहा कि पकोड़े जो हैं वो हमारा बेसिक नीड है। तो कोई हल है? पकोड़ों के अलावा भी हम कोई और चीज़ ले सकते हैं, या कोई हल नहीं है इसका, वो हमने लेना ही लेना है फ्राइड जो सारा सामान है? और दूसरा एक और भी मेरा आपसे क्वेश्चन है कि फ्रोज़न फूड्स की तरफ हम चले जाते हैं बहुत ज़्यादा। मेन हम पूरा साल ना भी यूज़ करें लेकिन रमज़ान में हम फ्रोज़न आइटम्स जो हैं वो हम स्टोर कर लेते हैं कि वो हम जल्दी से फ्राई कर लेंगे, चाहे वो कबाब हो गए या समोसे हो गए, इस तरह के। तो वो फ्रोज़न फूड्स के बारे में भी बताइएगा कि वो कितना सेहत के ऊपर मुज़र असरात डाल सकते हैं, और ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, लेना चाहिए या नहीं? देखिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप जो है, जो देखिए, जो जो इंसान बदलना चाहता है ना अपनी हेल्दी हैबिट्स, मतलब अनहेल्दी को हेल्दी में कन्वर्ट करना चाहता है, तो वो कर भी सकता है, ठीक है? जैसे जहाँ तक आपने कहा पकौड़े और समोसे वगैरह जो फ्राइड आइटम्स मोस्टली हम ले रहे होते हैं, बिकॉज़ ये ट्रेडिशन बरसों से चला आ रहा है, उसे हम नहीं बदल पाते। बिल्कुल, मेरे घर में भी ऐसा है। लेकिन इसके ना तरीके होते हैं। देखें, अगर आपको पकौड़े समोसे लेने हैं, आप लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ की ओवर ईटिंग करें। आप उसको मेन मील के तौर पे नहीं, बल्कि एज़ अ साइड ले सकते हैं। पोर्शन कंट्रोल, जो पोर्शन कंट्रोल होता है ना, दैट इज़ द मेन की। आप किसी भी मील में, किसी भी फूड ग्रुप में जो पोर्शन उसका रिक्वायर्ड है, जो आपकी बॉडी को नीड है, आप उतना लें। ऐसा नहीं कि आपने प्लेट भर के जो है ना वो पकौड़े खाना शुरू कर दिए हैं, तो और फिर आप सोच रहे हैं कि आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता है। और अक्सर रमज़ान में इफ्तारी के बाद ही जो है वो हॉस्पिटल में रश लगते हैं बिल्कुल ऐसा ही है। इमरजेंसी में। बिल्कुल ऐसा ही वो है। आप बेहतर समझती होंगी। हाँ, ऐसा ही है। देखिए, ओवर ईटिंग ना बहुत, क्योंकि इतने घंटे से आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे थे और अचानक से आपने अपनी बॉडी को शॉक दे दिया, वो भी फ्राइड फूड से। एग्ज़ैक्टली। ऐसा ही है। तो वो आपके जो है ना बॉडी का निज़ाम बिल्कुल ऊपर-नीचे हो जाता है। अब जहाँ तक फ्राइड की बात है, आप उसको स्वैप कर सकते हैं बेक्ड से, ठीक है? बेक कर सकते हैं आप डिफरेंट चीज़ें, ठीक है? फिर उसके बाद और भी बहुत से अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे हम मैदे की कोई चीज़ बना रहे हैं, उसको होल व्हीट पे स्विच किया जा सकता है, ठीक है? या अगर आपको फ्राइड ही लेना है, आप लें, लेकिन उसका पोर्शन कंट्रोल करें। 2 से 3 पकौड़े ले लिए, ठीक है? उसके साथ आप कोई ऐसी रेगुलर चीज़ें लें, जैसे फ्रूट चाट है, दैट इज़ अ वेरी गुड एंड ट्रेडिशनल मील, ठीक है? फ्रूट चाट ले ली, या फिर जो चिकपी सैलेड होती है, जो चना चाट हम खाते हैं, दैट इज़ प्रोटीन एज़ वेल। प्रोटीन भी मिल गया आपको और फ्रूट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है? इसी तरह जो है आप और भी कोई होल व्हीट की चीज़ें बना सकते हैं, जिससे आपको फाइबर भी मिले। और इफ्तार में ना मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप एक साथ ना खाएँ। बिल्कुल। आप जैसे सबसे पहले आपने डेट ली, डेट इज़ रिकमेंडेड, सुन्ना में भी हमारे जो है वो डेट से रोज़ा खोलना जो है वो रिकमेंडेड है। उसकी इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि हमारी सुन्ना न्यूट्रिशनल साइंस से किस तरह कनेक्ट करती है। अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें, तो डेट्स आर वेरी गुड टू स्टार्ट योर द फास्ट पीरियड, टू स्टॉप दैट। जब आपकी बॉडी इतने टाइम से जो है वो फास्टिंग में थी, तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बिल्कुल ही लो था। जब आपने डेट ली, आपने डेट से स्टार्ट किया, तो डेट हैज़ नेचुरल शुगर्स, ठीक है? एंड इट्स लाइट ऑन योर स्टमक एज वेल। तो वो जो आपका शुगर लेवल बिल्कुल लो था ना, वो ग्रेजुअली ऊपर की तरफ आएगा, एंड इट्स वेरी जेंटल टू स्टार्ट योर मील विद। तो आपने डेट से स्टार्ट किया, आपने थोड़ा पानी ले लिया, शरबत पी लें चलें, और उसके साथ फिर आपने लाइट स्नैक ली, ठीक है? कोई भी एक चीज़ ले ली, फिर आप थोड़ा ब्रेक दे दें। ऐसा नहीं है कि बस आपको लग रहा है नहीं सब गरम-गरम है, उसी वक़्त आपने सब खा लेना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको पैटर्न बनाएँ, और रमज़ान इज़ ऑल अबाउट डिसिप्लिन, नॉट ओनली स्पिरिचुअली, इट्स डिसिप्लिन इन योर डाइट एज़ वेल। अच्छा मानूर, हमारे यहाँ पे एक और भी बड़ा मसला है ना, जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होने वाला होता है तो उससे पहले ही बल्कि प्री अफ्तार बुफेज भी स्टार्ट हो जाते हैं। अफ्तार बुफे का तो बहुत एक ट्रेंड है, और मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान के कोई भी होटल, कैफ़े या रेस्टोरेंट ऐसा होगा जहाँ पे अफ्तार बुफे की कोई डील ना हो। वहाँ पर जब अमूमन लोग जाते हैं तो उनके पास
अब आप कहीं बाहर जा रहे हैं खाना खाने, तो ऑब्वियसली आपके पास शॉर्ट टाइम होगा और आपको है कि जितनी सारी आइटम्स हैं, ये भी आपको पता है कि इफ्तार बुफे में कैसे 52 प्लस आइटम, 60 प्लस आइटम्स होती हैं। और वहाँ पर जब लोग खाते हैं तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं होता, उन्होंने घर भी वापस जाना होता है और भी दूसरे काम होते हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ करते हैं। तो आप क्या देख रही हैं ये जो इफ्तार बुफे का जो ट्रेंड है, और ये ठीक है, या इसके अंदर जो ये आइटम्स कहते हैं कि जितने ज़्यादा आइटम्स होंगे उतने ज़्यादा लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इनको लिमिटेड रखना चाहिए क्योंकि लोगों की हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं अगर हम 5000 प्लस जो है वो पे कर रहे हैं इसके लिए, तो हम जी वसूल करके जाएंगे, आज सारा खा के जाएंगे। तो आपको लगता है कि थोड़ा ये ट्रेंड भी चेंज होना चाहिए क्योंकि लोगों की हेल्थ ऑब्वियसली प्रायोरिटी होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं कि वो बिल्कुल। अगर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं हुँ। तो लोगों को हो कि भाई एक चार्म है कि इतनी सारी डिशेस हैं। अब वो हुँ। इतनी सारी डिशेस, आपने अपना पेट भी तो देखना है ना एग्ज़ैक्टली। कि वो उसमें आप कंज्यूम कर बिल्कुल, सकते हैं बिल्कुल, कि नहीं बिल्कुल। कर सकते। और फिर वो टाइम रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि 2 आवर्स हैं या 3 आवर्स हैं सही है, उसके अंदर। बिल्कुल, हाँ तो जी। ये तो फिर एक कंपटीशन वाली बात हो गई ना हाँ, कि एक कंपटीशन चल रहा है, आपने जितना खाना है आप खा लें। तो हाँ। ये मेरे नज़दीक एक बहुत ही वर्स्ट चीज़ है जिसमें हम बात नहीं हुँ, करते। लेकिन अगर आप चलें जा भी रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि ठीक है, अगर उनकी 50 प्लस डिशेस हैं भी, हुँ, तो यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। उनके हुँ। पास अच्छे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, सारे फ्राइड नहीं होते हैं। आई हैव एग्ज़ैक्टली। सीन कि वहाँ पे हुँ, अच्छे ऑप्शंस भी हैं, कोई बिल्कुल। सैंडविचेस हैं जो ब्राउन ब्रेड में बने हुए होते हैं, या हुँ। कोई फ्रूट्स हैं, कोई वेजी बेस्ड चीज़ें हैं, तो आप वो चूज़ कर लें। ऐसा तो नहीं है ना अगर उनकी 52 डिशेस हैं तो आप 52 की 52 ही खाएंगे। तो बिल्कुल। ऐसा नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या कंज्यूम करने की ज़रूरत है और कितना कंज्यूम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर आपने पे किया है, कोई 4-5 हज़ार रुपए आप पे करके एक जगह खाने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप ज़्यादा खाएँगे तो ही आप वसूल करेंगे। बिल्कुल, और उसके बाद हाँ, फिर आपको मज़ीद पे करना पड़ सकता है हॉस्पिटल में। बिल्कुल। तो बेहतर है कि वहाँ पर आपने जितना पे किया है उसमें आप लिमिटेड खाएँ। एक मैंने आपसे फ्रोज़न फूड्स के बारे में भी पूछा था कि हम फ्रोज़न फूड्स की तरफ चले जाते हैं, लाइक बहुत सी ऐसी कंपनीज़ भी हैं जो रमज़ान से पहले ही डील्स लगा देती हैं। हम अब फ्रोज़न जो आइटम्स हैं, समोसास हो गए, कबाब्स वग़ैरह हो गए। तो आपको क्या लगता है कि फ्रोज़न फूड्स की तरफ जाना ठीक है, या इनको फ्रेशली जो है वो घर में बनाना, जिस टाइम अफ्तारी है उससे थोड़ी देर पहले आप फ्रेश इसको तैयार करें, या फिर हम कर सकते हैं फ्रोज़न समोसास और कबाब्स की तरफ जा सकते हैं? देखिए, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। अगर आप मार्केट बेस्ड प्रोसेस्ड फूड्स हुँ, जो प्रोसेस्ड होते हैं वो हुँ, फ्रोज़न ले रहे हैं, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड। उसमें ट्रांस ठीक फैट है। का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। हुँ, उसमें बहुत से प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि वो लंबे अरसे के लिए उसको जो है वो प्रिजर्व करता है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो वो हुँ, आपने नहीं लेना है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। जो रमज़ान के अलावा भी हम यूजुअली रिकमेंड नहीं हुँ, करते हैं कि आपने प्रोसेस मीट्स या हुँ, प्रोसेस फूड नहीं लेने हैं। हुँ, ठीक है, जहाँ तक रही बात घर में बनाई हुई चीज़ों की, तो आप बेशक बना सकते हैं, बट ये रिकमेंडेड नहीं है कि आपने कोई 2-3 महीने पहले से बना के रखा हुआ है हुँ, और वो आप कंज़्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फ्रीज़ करते करते हुए वो आपकी जो उसकी फ्रेशनेस है वो फ्रीज़ हो जाती है, लाइक आप कर सकते हैं यूज़ फ्रोज़न, हुँ, बट नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ठीक है, हुँ, अगर आपके लिए पॉसिबल है फ्रेश बनाना, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आप हुँ, फ्रेश बनाएँ, ठीक है? हुँ, और जो फ्रोज़न वाली चीज़ है वो मोस्टली फ्राइड ही होती है। ठीक है, तो हाँ, अगर आपने फ्राइड को रिड्यूस करना है तो आप उसके हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स पे भी जा सकते हैं ना। अगर आप बिल्कुल। उसको बेक्ड में बनाएँ, हुँ, ठीक है? जैसे अभी जो मैं आपको बताऊँ कि मैं एक वेंचर पे काम कर रही हूँ, लेट्स नरिश के नाम से। हाँ, उसमें मेरा पॉइंट ही ये है कि मैं हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात कर सकूँ। ठीक है। जैसे अगर आपने कोई मैदे की चीज़ है, ठीक है? हुँ, आप उसको होल व्हीट में कैसे स्वैप कर सकते हैं? हुँ, या जैसे एक केक है, नॉर्मल केक जो हुँ, बटर केक होता है, व्हिच इज़ क्वाइट नॉट दैट हेल्दी। हुँ, उस अनहेल्दी केक को भी आप हेल्दी केक बना सकते हैं बाय एडिंग सूजी या इस तरह की कोई हुँ, चीज़ डाल के। हुँ, तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आपकी चॉइस क्या है, आप उसको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। आप यूज़ कर सकते हैं फ्रोज़न फूड, बट नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड्स। और जो बाहर मार्केट में जो अवेलेबल है वो तो हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते हैं। चलें, ये जो एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसके ऊपर आप काम कर रही हैं। तो हमने ये तो बात कर ली कि सहरी में हमने क्या लेना है, इफ्तारी में क्या लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, ये तो सारा हो गया। अब हम आते हैं कैटेगरीज़ की तरफ, मतलब अब हमारी डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं, हर एज ग्रुप में डिफरेंट बीमारियां हैं, और एज ग्रुप ना भी हो तो आजकल आपको पता है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है वो नॉर्मल 25 to 30 ईयर्स के लोगों में भी पाई जा रही है। अगर हम ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों की बात करें कि जब वो फास्टिंग की तरफ जाते हैं, तो क्या प्रिकॉशंस हैं उनके लिए सहरी में, और उसके बाद थ्रू आउट द डे जब वो अपने पूरे फास्टिंग पीरियड में होते हैं, और उसके बाद इफ्तारी के टाइम ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहले हम आपने जो 2 चीज़ें कही मुझे, 2 डिज़ीज़ेज़ जो बहुत कॉमन है, व्हिच इज़ जी। कार्डियोवैस्कुलर डिज़ीज़ेज़ जो हाइपरटेंशन वगैरह का इश्यू है, हुँ, और दूसरा है डायबिटीज़, ठीक है? हुँ, ये तो ना मोस्टली हमारे जीन्स में ही पाई जाती हैं, ओके। ठीक है? एशिया में ये बहुत कॉमन जो है वो 2 कोमॉर्बिड्स हैं जो हर हर हुँ, फैमिली में ही आपको मिल रहे होते हैं। जी, जी। बट इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप अपना लाइफ़स्टाइल कैसे मॉडिफ़ाई करते हैं कि आप इन हुँ, बीमारियों से बच सकें, या हुँ, अगर आपको है, तो आप उसको कंट्रोल में रख सकें, हुँ, ठीक है? अब जहाँ तक हाइपरटेंशन की बात है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ की बात है, तो उसमें आपने अपना जो नमक का जो है मिकदार, वो आपने कम रखनी है। हुँ, फ्राइड फूड्स या जो बहुत ज़्यादा हाई इन फैट चीज़ें हैं, जैसे रेड हुँ, मीट होता है, उसको कम से कम हुँ, यूज़ करना है। जैसे आपको मैंने बताया कि सहरी में पराठे वगैरह खा रहे हैं, तो वो ना खाएं, रोटी की तरफ आ जाएं, इस तरह से स्वैप करें, ठीक है? ठीक है। और इस पे आपने बहुत, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स की भी ये बहुत ही कंप्लेन होती है कि वो बहुत जल्दी जो है वो वीक फील करते हैं, उनसे पूरा जो है वो रोज़े का टाइम स्पैन नहीं जो है वो हाँ, टॉलरेट किया जा बिल्कुल। रहा होता। तो उस पे बात हम जब करते हैं ना, तो उसमें ये होता है कि जो उनकी सहरी होती है उसमें उन्होंने या तो ब्रेड ली होती है, या उन्होंने कोई ऐसी नॉर्मल चीज़ें जो जो रेगुलर कार्ब्स होते हैं वो लिए होते हैं। हुँ, बट व्हाट वी रिकमेंड कि आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ जाएँ, ठीक है? ठीक है। व्हाइट ब्रेड या राइस या इस तरह की जो मैदे हाँ, की चीज़ें हैं, वो ना बेसिकली एक चीज़ होती है फूड्स की, दैट इज़ ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हुँ, ठीक है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना बेसिकली हर फूड की होती है। वो एक अ, जो है वो आगे की चीज़ें वो मैं नॉर्मल वर्ड्स में आपको बताती हूँ। उसमें ये है कि आपका जो खाना है, आप जो भी ले रहे हैं, वो कितनी जल्दी आपकी जो ब्लड ग्लूकोज़ है उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है, ठीक है? ठीक है। डायबिटीज़ में इस चीज़ का हम हुँ, बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं हुँ, कि आप जो भी ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा ना हुँ, हो। जैसे अगर ब्रेड की बात की जाए, अगर आपने सहरी में ब्रेड ली है, आपको उस वक़्त तो फुल फ़ील होगा, ठीक है? हुँ, अगले कुछ घंटे बाद आपको एकदम से एनर्जी क्रैश और वीकनेस फ़ील होगी, सर में दर्द शुरू हो हुँ, जाएगा, चक्कर आएँगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके उस फूड से लिंक करती हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई था। तो आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स जो है वो ऑप्ट करने हैं वो अपने। क्या-क्या हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताती हूँ। देखें, जिसमें फाइबर है ज़्यादा, हुँ, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हुँ, होल व्हीट, बार्ले, इस तरह की जो चीज़ें हैं। और एक और बात, तलबीना। तलबीना जो है वो एक सुन्नत में भी है, और ये एक ऐसा फूड है जो बहुत ही फुलफिलिंग है, और इसमें हुँ, वो सारी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं जो आपको पूरे दिन के लिए जो है वो फीलिंग ऑफ फुलनेस दे सकते हैं। तो इट इज़ रियली रिकमेंडेड बोथ फॉर बोथ ऑफ द पेशेंट्स। कार्डियोवैस्कुलर वाले भी ले सकते हैं, डायबिटिक भी ले डायबिटीज़ सकते भी हैं, ले सकते हैं, ठीक है? ठीक है। और जो है नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं, बिकॉज़ इट्स हुँ, वेरी गुड। इट्स अ परफेक्ट मील फॉर सहरी, हुँ, आई कैन से दैट। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, जो आपने कॉज़ पे काम करना होता है। जैसे अगर आपको डायबिटीज़ के पेशेंट की कंप्लेन है कि जी वो बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रहे हैं, हुँ, तो हम बात करते हैं आपने सहरी में क्या खाया था। बिल्कुल। ठीक है? तो ये हुँ, चीज़ें बहुत मैटर करती हैं कि आप क्या ले रहे हैं और क्या खा रहे हैं। आप जैसे कार्डियोवैस्कुलर वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्राइड खाएँगे, बहुत ज़्यादा रेड मीट लेंगे, तो ऑब्वियसली उनके जो सिम्पटम्स हैं वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएँगे। हुँ। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस प्रोसीजर कि आप जो है क्या चीज़ें ले रहे हैं, इफ्तार में भी, सहरी में भी और इफ्तार के बाद भी। सही। हमने उन पेशेंट्स की तो बात कर ली जो ब्लड प्रेशर और डायबिटिक्स हैं, तो दूसरी अगर हम कैटेगरी में देखें तो बहुत से जिम फ्रीक्स भी हैं, ठीक है? तो अब रूटीन पूरी चेंज होती है रमज़ान में, तो ऐसा क्या टाइम है, क्या उनको सहरी से पहले जिम करना चाहिए या उनको फिर इफ्तारी के फ़ौरन बाद जिम जाना चाहिए? क्योंकि बहुत से कल मैंने स्टोरी शेयर की कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट के साथ जो है वो रमज़ान रिलेटेड पॉडकास्ट करने लगी, तो मुझे बहुत सी डीएम्स आई कि हमें ये बताया जाए कि हम जिम किस टाइम जाएँ या जो भी हमारी रोज़ रूटीन की जो वर्जिश वगैरह है वो हम किस टाइम कर सकते हैं, ऑब्वियसली फास्टिंग के दौरान तो नहीं मुमकिन हो सकता, बॉडी ही इतना वो नहीं करती। तो या वो सहरी से पहले करनी चाहिए या सहरी के फ़ौरन बाद करनी चाहिए या अफ्तारी के फ़ौरन बाद करनी चाहिए? ऐसा कौन सा टाइम है जिसमें हम वर्जिश और जिम जो है वो जा सकते हैं? देखिए, व्हाट वी रिकमेंड कि आप जो है इफ्तार के घंटे 2 घंटे बाद आप बिल्कुल कर सकते हैं, जो आपने जो है वेट लिफ्टिंग करनी है या हैवी वर्कआउट्स करने हैं। हुँ, बट ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ऑब्वियसली वीकनेस हो जाती है, हुँ, डिहाइड्रेशन हो जाती है। हुँ, तो बहुत ज़्यादा हैवी जो एक्टिविटीज़ हुँ, होती हैं, वो हम ड्यूरिंग द फास्टिंग पीरियड हम रिकमेंड नहीं करते, ठीक सही है? है। इफ्तार के घंटे 2 घंटे बाद आप लाइट कार्डियो से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? फिर ग्रेजुअली आप जो है वो हैवी वेट लिफ्ट्स या जो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह आपने हुँ। करनी है वो आप कर सकते हैं। अक्सर हमारे साथ ये भी होता है कि अभी इफ्तारी हज़म नहीं हुई होती और उसके बाद हम सहरी भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अफ़्तारी जो हज़म नहीं होती है, हुँ। वो जो आपने खाया होता है ना, वो उस वजह से हज़म नहीं हुई होती है कि सब कुछ ही फ्राइड ले लिया होता है। इसका एक ही हल है जो आपने बताया, पोर्शन कंट्रोल।
पोर्शन कंट्रोल से जो है वो हम बेहतर चल सकते हैं इफ्तारी से लेकर सहरी तक, और फिर सहरी से लेकर इफ्तारी तक का जो फास्टिंग का टाइम पीरियड है उसका सिर्फ एक ही हल है कि हम अपने पोर्शन को जो है वो रमज़ान में थ्रू आउट दी रमज़ान कंट्रोल करें। थ्रू आउट दी रमज़ान ही हमें नॉर्मल डेज़ में भी पोर्शन कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ओवर ईटिंग से आपको पता है वैसे ही जो है बहुत मसाइल पैदा होते हैं। एक बड़ी रिसर्च आजकल चल रही थी और हमने देखा कि काफ़ी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर भी और पाकिस्तानी वेबसाइट्स पर भी ये रिपोर्ट्स शाये हुई हैं कि रोटी का जो इस्तेमाल है, अगर वो हम अपनी ज़िंदगी से निकाल दें तो बहुत सी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो इसमें कितनी मतलब आपको सदाकत नज़र आती है कि रोटी का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए ठीक साबित हो रहा है नहीं, और अगर हम निकाल देते हैं उसको अपनी ज़िंदगी से तो क्या सच में बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? और फिर एक और सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हम पाकिस्तानी लोग हैं, ब्राउन पीपल हैं हम, हमारे लिए तो रोटी और सालन ही खाना है। रोटी के अलावा तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कोई चीज़ है जो हम खा सकते हैं। तो अगर हम रोटी को रिप्लेस भी करना चाहें तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके साथ हम रोटी को रिप्लेस कर सकते हैं? ओके, तो जो जहाँ तक ये रिसर्च की बात है, इस रिसर्च में ये बात इनकम्प्लीट है कि जो रोटी है, अगर वो बोल रहे हैं कि जी रोटी को रिड्यूस कर दें अपनी लाइफ से, अपने डाइटरी पैटर्न से, तो यहाँ ये बात इनकम्प्लीट है कि रोटी कौन से आटे से बनी हुई है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर अवेलेबल हैं जिनसे जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटीज़ बनती हैं। ठीक है, जैसे वाइट आटा है, या चक्की का आटा होता है, होल व्हीट, या बाजरे का आटा होता है, जौ का आटा होता है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर अवेलेबल हैं जिनके अपने बेनिफिट्स हैं। अब जैसे अगर हम वाइट फ्लावर की बात करते हैं, ठीक है, जो मैदा है या इस तरह की जो चीज़ें हैं, रिफाइंड फ्लावर है, उसमें बेसिकली वो न्यूट्रिशनली इतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, उसमें एम्प्टी कैलोरीज हैं। ठीक है, अगर हम होल व्हीट की बात करें, और वो जो वाइट आटा है उसका ग्लाइसेमिक भी इंडेक्स जो है वो हाई है, तो वो बहुत जल्दी आपके जो है ना ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक कर देता है, और फिर कुछ ही टाइम में आपको एकदम से एनर्जी क्रैश भी फील होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो वाली रोटी नहीं लेनी चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो जनरली रोटी को ही आप जो है वो मना कर दें, क्योंकि अगर होल व्हीट की बात की जाए तो होल व्हीट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। ठीक है, वो आपकी जो है ना आपको फाइबर भी प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशनली वो बहुत ज़्यादा एडिक्वेट है आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए। इवन अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, या जो है वो डायबिटीज़ है, या कार्डियोवैस्कुलर का कोई इशू है, तो इट इज़ जनरली रिकमेंडेड, क्योंकि फाइबर इंटेक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइबर एक्चुअली इट वर्क्स लाइक अ स्पंज। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के लिए इट वर्क्स लाइक अ स्पंज। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप जो है वो रोटी बिल्कुल ही ख़त्म कर दें अपनी डाइट से। इसी तरीके से अगर किसी को सीलियाक डिजीज़ का इशू होता है, सीलियाक यानी कि ग्लूटेन के से जो है वो एलर्जी होती है, तो उनको फिर हम होल व्हीट नहीं रेकमेंड करते, उनके लिए डिफरेंट और अल्टरनेटिव्स होते हैं, जैसे जौ है या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल ही बेबुनियाद है कि हम रोटी जो है वो टर्म रोटी एक्सक्लूड कर दें अपनी डाइट से, जब तक इस बात को पूरा ना बयान किया जाए कि कौन सी रोटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि रोटी इट सेल्फ इज़ वेरी गुड थिंग, कि आप वो अपनी डाइट में आपको नीड होती है। अब उसके साथ आप क्या खा रहे हैं, अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है इस रिसर्च में कि रोटी से जो है वो कोई कोलेस्ट्रॉल का इशू हो रहा है, या जो है वो डायबिटीज़ हो रही है, या हुँ, कुछ भी, हुँ। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स कि आप रोटी के साथ क्या ले रहे हैं। साथ क्या ले रहे हैं ऑब्वियसली। अब ये तो हमारी बात हो गई रोटी के ऊपर। अब जिस तरह से आप देख रही हैं पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं, गुर्बत पीक पर है, इन्फ्लेमेशन रेट इतना हाई है, महंगाई, किसी भी चीज़ को आप देख लें, फ्रूट्स देख लें कितने हाई हैं, रेट्स सारे सब्जियों के रेट्स हाई हैं। ना सिर्फ चिकन गोश्त, अब तो सब्जियां लेना भी मुश्किल हो गया है। एक आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी बहुत मुश्किल है रमज़ान में इस तरह से राशन कंट्रोल करना और वो सब। आप ख़वातीन को क्या मशवरा देना चाहेंगी कि एक अच्छा दस्तरख़्वान, मतलब एक हेल्दी दस्तरख़्वान कम बजट में किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम कम बजट में भी ले सकते हैं और वो हमारे लिए मतलब इतना एक्सपेंसिव भी ना हो और हेल्दी भी हो साथ-साथ? देखिए, सबसे पहले ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि हेल्दी ईटिंग इज़ नॉट एक्सपेंसिव। ठीक है। ठीक है, हमारे एशियन हुँ। फूड्स बहुत सी ऐसी उसमें जो है वो मौजूद हैं हुँ, हुँ। ऑप्शंस, हुँ, जो हुँ। कि हेल्दी भी हैं और इकोनॉमिकल भी हैं। ठीक है। ठीक है, वो लो अगर मिडिल क्लास की बात की जाए तो वो भी आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे कि दालें। हुँ। ठीक है, दालें बहुत अंडररेटेड हैं, लेकिन दे आर वेरी गुड। ठीक है, उनसे आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। आप उसको नॉर्मल दाल की तरह भी खा सकते हैं, आप उसका सूप भी बना सकते हैं, आप उसके कटलेट्स भी बना सकते हुँ, हैं, हुँ। दाल के जो है वो क्या कहेंगे, उसके कबाब जो होते हैं हुँ। वो बना सकते हैं। ठीक है, दाल इटसेल्फ इज़ वेरी गुड। फिर इसी तरीके से और प्रोटीन सोर्सेज आ जाती हैं, जैसे कि छोले, हुँ। चिकपीस। हुँ। ठीक है, वो बहुत लो कॉस्ट में आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन पे अगर बात की जाए तो ये बहुत ही
बहुत वर्सटाइल हैं हुँ, और आपको ईज़िली अवेलेबल भी होंगे, ज़्यादा महँगे भी नहीं हैं। या अंडे हैं, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है चिकन के बजाय, ठीक ठीक है? है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस पे आपको फ़ोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेल्दी ईटिंग हुँ, इटसेल्फ इज़ हुँ। वेरी एक्सपेंसिव। हुँ, हुँ। सही मतलब हमारे पास ऑल्टरनेट मौजूद है हर चीज़ के। अगर हम प्रोटीन भी लेना चाह रहे हैं तो हम चिकन की जगह अंडे ले सकते हैं, गोश्त की जगह प्रोटीन अपना सब्जियों से भी पूरा किया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हम ले सकते हैं दालों की शक्ल में। तो ये तो हमारी बात हो गई बजट किस तरह से कंट्रोल किया जाए। अगर हम ग़िज़ाइयत के साथ-साथ अपने स्लीप साइकिल को देखें तो रमज़ान में मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों का ये होता है कि हमने इफ्तारी की है, उसके बाद हमने रात को खाना खाया, अब हमने जो है वो सहरी तक जागना है क्योंकि मोस्टली लोग कहते हैं कि हम सुबह जाग नहीं सकते सहरी के लिए, तो वो अपनी नींद नहीं लेते, वो जागते रहते हैं सहरी तक। जेन ज़ीज़ आजकल जो हैं वो इस ट्रेंड में ज़्यादा हैं कि वो जी सहरी तक जागना है, सहरी करके फिर उसके बाद सोना है। तो ये जो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होता है मोस्टली रमज़ान में, तो हमारी डाइट के साथ-साथ इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ के ऊपर? देखिए, स्लीप साइकिल का ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो पड़ता है हुँ, हेल्थ पे, लेकिन जनरली जो हम रिकमेंड करते हैं इट्स अबाउट 6 टू 8 आवर्स तो आपने पूरे करने हैं अपने, ठीक है? हुँ, अगर आप उसे बिट्स एंड पीसेस में करना चाहते हैं, आप बेशक करें, लेकिन ये है कि अगर आपको 6 घंटे की लगातार नींद मिल रही है, इट्स वेरी गुड, ठीक है? अगर आपने सहरी तक जागना है, ज़बरदस्ती जाग रहे हैं, आपसे नींद कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर भी तो ये तो ज़्यादती है ना अपनी हाँ, बॉडी के साथ, बिल्कुल। ठीक है? ऐसा हुँ, नहीं होता। ऑब्वियसली हमारी जो बॉडी है, वो चेंज हो रही होती है, पूरा हुँ, पैटर्न जो है वो हुँ, उसका चेंज हो रहा होता है, डिसिप्लिन सब चीज़ें रमज़ान में चेंज हुँ, हो रही होती हैं। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अपने ऊपर जो है वो सख्ती करें कि आपने जागना ही जागना है। आप कुछ घंटों के लिए सो जाएँ, फिर सैरी करें, उसके बाद थोड़ी देर और नींद कर लें। ठीक इस है। तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। बट ट्राई कि आप 6 टू 8 आवर्स की स्लीप अपनी फुलफ़िल करें। ठीक ठीक है। हम सब चाहते हैं कि अब एक दिन की दूरी पे हैं रमज़ान से और सब चाह रहे हैं कि एक सेहतमंद रमज़ान हम गुजार सकें। कोई एक ऐसा मैसेज आप ऑडियंस को देना चाहें, कोई एक ऐसा रूल या कोई एक ऐसा सुनहरी असूल आप बताना चाहें जिससे हो कि हाँ अब हम एक सेहतमंद जो है रमज़ान गुजार सकते हैं? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि रमज़ान इज़ नॉट अ मंथ ऑफ फीस्टिंग, इट्स अ हुँ, मंथ ऑफ फास्टिंग। हुँ, उसमें आपके पास बहुत ही गोल्डन चांस है अपनी हुँ, बॉडी को डिसिप्लिन करने का। ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डाइटरी पैटर्न्स, हुँ, आप उसमें पोर्शन कंट्रोल की जो है वो प्रैक्टिस फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है? अपने बॉडी को वो वाला पैटर्न दे सकते हैं जो हुँ, आपको ज़रूरत है। हुँ, तो आप ओवर ईटिंग के बजाय आप माइंडफुल ईटिंग पे बात करें और उसे फ़ॉलो करें। जो ठीक है। आपकी बॉडी को नीड है, आप उस पे रिसर्च करें, आप उसके बारे में पढ़ें, आप उसको फ़ॉलो करें। ऐसा ठीक नहीं है। है कि आप जो है ना वो रमज़ान है बस रोज़े रख रहे हैं तो वो हुँ, भूख भूख जो थी उसको पूरा करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करना शुरू कर दी। सही। प्लीज़ ओवर ईटिंग ना करें। अच्छा और हमारे जो ऑफिसेज में काम करने वाले लोग हैं जो चलें स्कूल गोइंग तो वो हम बाद में उसमें बात करते हैं जो हमारे मतलब वर्किंग लेडीज़ भी हैं मर्द हजरात भी हैं जिन्होंने ऑफिस जाना है थ्रू आउट द पूरे रमज़ान उनके लिए क्या मैसेज देंगी क्या ऐसा उनको करना चाहिए कि वो अपना जो काम है वो उनका डिस्टर्ब ना हो फास्टिंग के दौरान? वही वाली बात आ जाती है कि जो सहरी है वो मेन मील थी। अगर आपने सहरी प्रॉपर ली है, तो जो आपकी वर्किंग आवर्स हैं उसमें आप स्टेबल रह सकते हैं। अगर आपने सहरी ही बिल्कुल ही जैसे चाय पराठा पे ही गुज़ारा कर लिया है, तो ऐसा आप एक्सपेक्ट ना करें कि आपके वो सारे वर्किंग आवर्स जो फास्टिंग में आप कर रहे हैं मेहनत, उसमें आप सेन रहेंगे। आपको कमज़ोरी होगी, डिहाइड्रेशन होगी। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी डाइट के ऊपर भी थोड़ी मेहनत करें। आप सहरी और इफ्तारी को बैलेंस रखें इस तरीके से कि आप उन वर्किंग आवर्स में सेम रह सकें। और स्कूल गोइंग जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है जिस उम्र में वो बच्चे हो गए या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो गए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो गए एक तो एकेडमिक प्रेशर भी साथ साथ होता है दूसरा फिर साथ साथ रमज़ान भी है फास्टिंग भी करनी है उनके लिए आप क्या देख रही हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जा सकता है एकेडमिक प्रेशर के साथ साथ? देखिए, एकेडमिक प्रेशर तो एक ऐसी चीज़ है जिसको बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ आप अपनी लाइफ़ को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक आप है। अच्छे मील्स लें, हम्म। अच्छी जो है वो न्यूट्रिशनल एडिक्वेट डाइट्स लें, हम्म। जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करें। अब बच्चे जो हैं उनका बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर होता है, तो आप नट्स एंड सीड्स पे ज़्यादा फ़ोकस करें, ठीक है? ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी ठीक है। गुड। हेल्दी फैट्स अल्टरनेटिव्स पे आ जाएँ, ऑलिव हम्म। ऑयल यूज़ करें। इस तरह की छोटी-छोटी पैटर्न्स हैं जिनको आप स्विच कर सकते हैं और आपकी जो है वो मेंटल डेवलपमेंट और जो इतना ज़्यादा ओवरलोड है, वो सब मैनेज हो सकता है। चलें बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानूर आपके वक्त के लिए तो नाजरीन आज के पॉडकास्ट से इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप सबको एक बेहतरीन और एक सेहतमंद रमज़ान जो है वो गुजारने की अल्लाह ताला की जानिब से तौफीक मिलेगी दोबारा हाज़िर होंगे अगले एक और पॉडकास्ट में।